हालांकि शुभेंदु को डर तो लग रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे उस फार्म हाउस से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बड़े बड़े जंगलों को देखता है, लोहे की दीवारों को देखता है, कुछ पल के लिए उसको ये महसूस होता है कि ये फार्म हाउस उसका नहीं है, बल्कि वो किसी जेल में है। लेकिन वो उस आवाज की ओर धीरे धीरे चलता जा रहा था, उसी आवाज की ओर जिसके लिए खास तौर पर उसको मना किया गया था। लेकिन हाथों में हथियार होना शुभेंदु को एक अलग से तरीके की हिम्मत दे रहा था। फिर वो कर डालता है जो उसकी शायद सबसे बड़ी गलती बनने जा रही थी। लेकिन शुभेंदु था कहाँ पे? क्यों उसको जरूरत पड़ी ऐसे हथियार की, और वो क्यों उन आवाजों के पीछे जा रहा था जिसके बारे में उसको मना किया गया था? आज का किस्सा जितना खौफनाक है उतना ही दिलचस्प भी है। तो शुरू करते हैं इस किस्से के पड़ाव को। लेकिन उससे पहले नए हैं चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ के साथ ही शेयर जरूर कीजिए। और जब किस्सा पूरा हो जाएगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का किस्सा। शुरू करते हैं आज का किस्सा। शुभेंदु एक पैदा तो गरीब परिवार में हुआ, लेकिन उसने ये ठानी थी कि वो अपना सारा जीवन गरीबी में नहीं बिताएगा, इसलिए शुरू से मेहनत करता रहा। एक बार जब उसके पास थोड़े से पैसे आए तो उसने एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा लिया। वो टुकड़ा इतना था कि छोटी मोटी खेती, सब्जियों वगैरह की, फलों वगैरह की छोटी मोटी खेती हो सकती थी। लेकिन शायद जो कहते हैं ना कि कई बार मुंह पर खून लग जाना, शुभेंदु के ये लिए यही हुआ। क्योंकि उस जमीन के छोटे से टुकड़े से जो उसको फसल मिलने लगी, किसी भी चीज की हो, उससे शुभेंदु बड़ा खुश हुआ कि भाई ये चीज अच्छी है, क्यों ना मैं पैसे जोड़ जोड़ कर थोड़ी थोड़ी जमीन खरीदनी शुरू कर दूं और बाद में उस पर फसल उगाकर, कोई भी फल या सब्जी कुछ भी उगाकर उसको बेचूंगा। जमीन भी अपनी रहेगी, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट रहेगी, और साथ के साथ ही जो वहां से आमदनी आ रही है वो एक आय का सोर्स बन जाएगी अलग से। यही सोचकर उसने पैसे जुटाकर वो जगहों पर जमीन लेता जहां पर जमीन के रेट बहुत कम होते थे, और जो जमीन थी वो क्वांटिटी में ज्यादा मिलती थी। फिर उसको ठेके वगैरह पर देकर जमीन की जमीन उसके पास रहती और उसको आमदनी होनी शुरू होगी। कई जगह वो खुद भी खेती करवाता, लेबर वगैरह लगवाकर। अब जो शुभेंदु एक छोटे से गरीब परिवार में पैदा हुआ था, धीरे धीरे वो अब पैसे वाला होने लगा, क्योंकि कुछ ऐसी जमीनें थी जो उसकी किस्मत से लेने के कुछ वर्ष बाद हाईवे में आ गई, और जो उसने कौड़ियों के भाव जमीन खरीदी थी अब वो इतने महंगे दामों में बेच चुका था कि उसके बदले ना जाने कितनी बड़ी बड़ी जमीनें खरीद सकता था। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। अब शुभेंदु की जमीन भी बढ़ती जा रही थी, उसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी। वो अब इतना अमीर हो चुका था कि वो बड़ी से बड़ी जमीन भी खरीद सकता था, और उसने ऐसा किया भी। धीरे धीरे अब वो बड़े बड़े खेत खरीदने शुरू करने लग पड़ा, बड़े बड़े फार्म्स खरीदने शुरू करने लग पड़ा, और कई बार तो वो बड़ी बड़ी कोठियां भी खरीदता उसको आगे बेचने के लिए। वहां पर वो कुछ समय खुद रहता, क्योंकि उसको शौक था नए नए घरों में रहने का, और उसके बाद जब उसके वाजिब दाम मिलते तो उनको वो बेच भी देता। अब ऐसे ही एक बार शुभेंदु को पता लगता है कि बंगाल के एक गांव में एक खेत बिक रहा है, और बड़ी अच्छी जगह है, काफी बड़ी जगह है। तो अगर आपको दिलचस्पी है तो वहां पर हम चलते हैं। अब शुभेंदु कहता भाई यही तो मेरा काम है, क्यों नहीं चलेंगे, चलते हैं। वो जो डीलर था उसके साथ वो वहां पर चल दिया। खेत देखता है, खेत इसको पसंद आते हैं, अच्छी जमीन थी। लेकिन उसकी नजर पड़ती है एक इमारत पर। ये इमारत इस खेत में नहीं थी, दूसरे खेत में थी, दूर से नजर आ रही थी। अब शुभेंदु देखता है, अरे यार वो जो फार्म हाउस है, जो प्रॉपर्टी डीलर होता है कहता है हाँ पर ये इस खेत का नहीं है, ये दूसरे खेत का। अच्छा, तो यार देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वहां पे कोई रहता नहीं है, क्यों पता नहीं, बस मालिक ने वैसे ही बनाकर। उसके बाद हाँ सुना है कि कभी कभी आकर साल में एक दो बार मालिक रहता है, कभी हफ्ते में एक बार सफाई हो जाती है। अब शुभेंदु सोचता है क्यों क्यों भाई, क्या चक्कर है कोई? कहते नहीं चक्कर क्या होगा, बस वैसे ही भाई आप जैसे होंगे अमीर,
दिल नहीं किया होगा बाद में रहने का, ये कहकर शुभेंदु हंसने लग पड़ता है। अब शुभेंदु खेत तो देख रहा था जो वो देखने के लिए आया था, लेकिन बार बार उसकी नजर उस फार्म हाउस की तरफ जा रही थी जो खेत के बीचों बीच में था। आखिर शुभेंदु से रहा नहीं जाता और वो कह ही देता, अरे भाई यार मुझे वो दिखा, क्या वो सच में बिकने के लिए तैयार? कहते यार मुझे नहीं पता सर, ये खेत तो है, उन खेतों का नहीं पता। कहते एक बार यार फार्म हाउस देखना मैंने। कहता चलो ठीक है, पहले हम वो ना फार्म हाउस देख लेते हैं, आपकी जो इच्छा है बार बार उसी फार्म हाउस को देखने के लिए ही होती जा रही है, तो हम वो फार्म हाउस ही देखते हैं। अब ये फार्म हाउस देखने के लिए चले जाते हैं। वो जगह काफी दूर थी, गाड़ी पे जाते हैं, और जमाना था ये कुछ 90 के दौर का, यानी कि फोन वगैरह तो, मोबाइल तो बिल्कुल ही नहीं थे, और जो भी मतलब फोटो वगैरह खींचने के बाद इसके पास एक कैमरा था, और उसी को ही जाता है तो देखता है ना धीरे धीरे जैसे जैसे फार्म हाउस पास आता जा रहा, तो ये कह रहा था यार ये फार्म हाउस है या फिर जेल है, क्योंकि उस फार्म हाउस के चार दीवारी चारों ओर लोहे की बड़ी बड़ी कंटीली तारें लगी हुई थी, जैसे आप जेलों में देखते होंगे दीवारों के ऊपर कंटीली तारें लगी होती हैं। और जो उसका एंट्री था, एक कॉरिडोर बना हुआ था एंट्री का, और उस कॉरिडोर के आसपास में जो खेत थे वहां पर आसपास भी लोहे की बड़ी बड़ी मोटी मोटी कंटीली तारें लगी हुई थी, जंगले लगे हुए थे, यानी कि अगर गाड़ी भी जा रही है तो खेतों के साथ डायरेक्ट कोई लिंक ना हो। अब जब ये शुभेंदु देखता है, उसको फार्म हाउस जितना देखने में सुंदर लग रहा था उतना ही स्पूकी उसको आसपास का वातावरण लग रहा था। आसपास हालांकि खिलखिलाते हुए हरियाली थी, हरे भरे खेत थे, लेकिन वो जो जंगले थे वो कुछ अजीब सी दास्तां बयां कर रहे थे। ये पूछता भी है कि भाई ये क्या चीज है? कहता मतलब ये जंगले ऐसे इतने बड़े क्यों लगाए हैं? अरे कोई वो होगा, जानवर वगैरह का कोई होगा डर। हाँ ये भी हो सकता भाई, खेत है, खलियान है, इतने इतने दूर जगह है शहर से, पास में जंगल भी शायद पड़ता है, तो हो सकता है कि हो ऐसा। अब वो कहता है कि भाई इसका मालिक का पता है कुछ? कहते हैं नहीं ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन करा देंगे, बता क्यों आपका दिल इस पर आया? तो कहते हैं हाँ यार मुझे तो ये अच्छा लगा। कहते चलो ठीक है, और वो खेतों के बारे में, अरे लग गया तो उसका सौदा भी कर लेंगे, अपने पास कौन सा कमी है, वैसे भी जो तुझे वो जमीन दिखाई थी उसका सौदा तो होने वाला है, तो तुझे पता था कितना पैसा आएगा, मुझे तो लगता है कि वो छोड़कर खेत हम ये भी खेत खरीद लेंगे। ये कहकर वो हंसने लगता है और कहता है भाई तेरी तो कमीशन बनेगी। अब तो प्रॉपर्टी डीलर भी हंसने लग पड़ता है कि बात तो ठीक है। अब प्रॉपर्टी डीलर मालिक वगैरह का जो, वैसे उसको बस जानता था कि हाँ इसका मालिक ये है, पर कभी उससे कोई किसी तरीके की बात नहीं की। अब धीरे धीरे वहां तक बात पहुंचाई जाती है कि आपका अगर फार्म हाउस आपने बेचना है तो कोई खरीदार तैयार है। अब मालिक को जब ये पता लगता है तो मालिक बुलाता है उनको अपने घर पे। घर पे जब बुलाता है, शुभेंदु उनके फार्म हाउस की खूब तारीफ करता है, लेकिन साथ के साथ कहता है कि मुझे लगता है कि आप वहां पर जाते बहुत कम हो, आपका विजिट बहुत कम होता है। और वो कहता है कि जी हाँ बस काम ही है, शौक शौक में बनवाया था, उसके बाद फिर इतना जाना होता नहीं है। अब शुभेंदु कहता है कि वो तो सर समझ में आती है, लेकिन जो ये जंगले वगैरह आपने बनवाए हैं, मतलब इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया। कहता हाँ वो बस ऐसे ही जानवर वगैरह होते हैं, तो अब देखो ना साल में एक दो बार जाना होता है, अब कोई जानवर होता है कई बार इनकी ये अपनी रिहाइश बना लेते हैं, तो वहां पर जो भी होता है गंद डालते हैं सब कुछ है, तो उसकी वजह से पक्का ही काम कर दिया हमने, हफ्ते में एक आधी बार सफाई करवा आते हैं बस। अच्छा ये तो ठीक है, तो फिर बताइए वाजिब दाम, और क्या आप सिर्फ फार्म हाउस बेचेंगे या खेत बेचेंगे? नहीं नहीं, अगर मैं सौदा करूंगा तो सारे के सारे खेतों का भी करूंगा। बात बनती है, सौदा जो होता है, डील होता है, फाइनल हो जाती है। न जाने क्यों शुभेंदु को पहली बार इतने वर्षों में, जब उसने जमीन का पहला टुकड़ा खरीदा था छोटा सा, तब से लेकर आज तक इस डील को करने में बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, वो बड़ा असहज सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसके शौक पर कुछ भारी नहीं था। बस उसको एक चीज नजर आ रही थी, वो फार्म हाउस, कि कब ये डील फाइनलाइज होगी और कब वो उस फार्म हाउस में जाएगा। लेकिन डील का एक छोटा सा हिस्सा था, वो ये था कि जो खेत खलियान यानी कि जो अभी फसल उगी हुई थी उस पर हक उसके मालिक का होगा। जैसे ही फसल कटेगी वो फसल उसके मालिक तक पहुंचा दी जाएगी, या वो मालिक कटवा देगा, उस पर शुभेंदु का कोई अधिकार नहीं होगा, जिसके लिए शुभेंदु को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेहनत भी उसी ने की थी। और साथ के साथ जब अब रजिस्ट्री वगैरह का सारा शुरू होता है, शुभेंदु तो हैंड टू हैंड वाला बंदा था, वो
टाइम नहीं डालता था। जैसा मैंने कहा कि पैसा उसके पास काफी था और अभी रिसेंटली उसने जमीन काफी अच्छे दाम पर बेची भी थी, तो वो पास के जो खेत थे जो देखने आया था उनको तो खरीदता ही है, इस प्रॉपर्टी का सौदा भी मार लेता है। लेकिन उसके बाद अब कुछ बात जो है वो मालिक बताता है, शायद उसको पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी शुभेंदु उसको खरीद तो लेता है। अब जब रजिस्ट्री हो जाती है, इनके घर पे छोटी सी पार्टी होती है जिसमें उसका मालिक भी आता है और प्रॉपर्टी डीलर भी होता है, कुछ और जो लोग भी होते हैं। जब ये जाने लगते हैं वापस, तब बात करता है वो मालिक, पुराना मालिक। वो कहता है बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वहां पे जाएंगे तो जब आप रात को रुकेंगे तो 2 काम जरूर करने हैं। कहता जी बताइए। एक काम तो यह है कि गलती से भी रात के समय में जो मैंने वो बाड़ लगाई है लोहे की कंटीली तारों की, उसको बाहर की तरफ क्रॉस, मतलब उससे बाहर नहीं जाना जी। और दूसरा, एक हथियार है आपके पास? हाँ हाँ मेरे पास 2 हैं, एक नहीं है। एक तो मेरे पास रिवॉल्वर है और एक है शॉटगन, क्योंकि भाई मैं फार्म हाउस में भी रहता हूँ, वहां पर तो आपको पता भी, अगर कोई बड़ा जानवर आ जाए तो फिर शॉटगन ही ज्यादा काम आती है। हाँ हाँ, अब दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। वो जब जाएंगे तो जरूर रखें। कहते ये क्या बात हुई? चलो वो तो समझ में आ गया कि गन तो रखूंगा ही, उसमें तो कहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उससे बाहर क्यों नहीं जाना? अरे मैंने आपको कहा ना कि कई बार यहाँ पर बड़े खूंखार जानवर देखे गए हैं, इसीलिए तो मैंने बाड़ बनाई है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, नई जगह पे मेरा कहना फर्ज था। शुभेंदु को कुछ अजीब तो लगता है कि भाई जो चीज शायद मुझे इसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जो इस लोकेशन को देखकर पता लग रही है, जो इस पार्ट को देखकर पता लग रहा है, वो ऑटोमेटिकली मुझे पता है। तो फिर मुझे क्यों जरूरत पड़ रही है, इसको क्यों जरूरत पड़ी है मुझे यह बात कहने की, बार बार दोहराने की? अब मालिकाना हक उसका हो चुका था। हाँ अभी एक छोटा सा हक था, जैसे वो खेत थे, उसकी फसल तो अभी उस मालिक की थी, उसको छोड़कर शुभेंदु का था सब कुछ। बड़ा खुश था शुभेंदु। जैसे मैंने कहा, जब उसने कैमरा से वो फोटो खींची थी, उसके बाद एक बार जब उसको घर का टूर भी कराया जाता, एक चीज वो बड़ी अजीब सी देखता जो मैं कहना भूल गया। सारा ही सारा फार्म हाउस बहुत सुंदर था, बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया था, लेकिन एक दरवाजा था जो उसको काफी अटपटा लग रहा था शुभेंदु को, जो उसको बताता है मालिक उसके बारे में, दरवाजे के बारे में। एक बड़ा सा दरवाजा जो नीचे से यानी कि जमीन पर बना हुआ था, निश्चित तौर पर एक तहखाने की ओर जा रहा था, लेकिन उसका लोहा इतना भारी था कि बड़ी मुश्किल से खुलता था। उसने पुलिस वगैरह लगाई थी, यानी कि भारी इतना था कि पुलिस लगाई थी ताकि उसको ऊपर करने में ज्यादा दिक्कत हो। जैसे ऊपर करे तो पुलिस की वजह से वो प्रेशर जो ऊपर की तरफ खुल जाए और ज्यादा खोलने में दिक्कत ना हो। इतना भारी दरवाजा था कि एक आदमी पूरी तरीके से उसको खोल ना सके। और तो और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसको लंबी सी लाइन नजर आती है लॉक्स की, यानी कि अगर इंसान जो इस तहखाने के अंदर की तरफ जाएगा तो वो ये सारे लॉक लगाए, 1 2 3 4 7 8 लोग तो थे कम से कम, वो भी बड़े बड़े लोग, छोटे लोग नहीं। अजीब लगती है बात। कहता है कि आपने तो ये तहखाना और इसके लोक दरवाजे ऐसे बनाए हैं कि यहाँ पर जंग लग जाएगी, यहाँ पर जैसे कोई आर्मी आ जाएगी, कोई सेना आ जाएगी। बड़े अजीब से तरीके से तब देखता है मालिक उसकी तरफ। वो कहता है कि अगर आ गई तो फिर बचने का यही रास्ता होगा सर। लगता है उसको कि शायद मजाक कर रहा है। उसको लगता है कि हो सकता है कि कोई अगर जानवर घर पे धावा बोल दे तो आखिर बचने का रास्ता तो यही होगा। हालांकि उसके लिए प्लस पॉइंट भी था कि तहखाना भी था साथ के साथ ही। अब ये बात जैसे मैंने कहा कि बतानी भूल गया। जो उसको घर में दूसरी सबसे अजीब चीज लगी, पहले तो निश्चित तौर पर वो बाढ़ थी। अब फोटो जब खींची थी उसने, अपने घर वालों को दिखाई थी, अपनी वाइफ को, तो बच्चों को काफी उनको भी पसंद आया था सब कुछ, इसलिए वो भी इंतजार कर रहे थे कि कब इन पर इनका मालिकाना हक आए तो उसके बाद फिर हम वहां पर रहने के लिए जाए। और आखिर में वो फिर दिन आ भी जाता है जब ये वहां पर जाते हैं। पहली रात ये थे, इनकी पत्नी थी, एक बच्चा था और एक नौकरानी थी खाना वगैरह बनाने के लिए, साफ सफाई वगैरह करने के लिए। बड़े खुशी खुशी ये जाते हैं और जैसे ही उस बाड़ के अंदर एंटर करते हैं, उस गलियारे के अंदर एंटर करते हैं, अचानक से सब के सब जो गाड़ी में सवार थे उनके मूड में एक जबरदस्त तरीके की तब्दीली होती है। जितना
हंसी खुशी वो गाड़ी में बैठे हुए आ रहे थे। अचानक जैसे उस गलियारे में एंटर करते हैं, बस वो उन बाढ़ की तरफ ही देखी जा रहे थे, कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे थे। पत्नी कभी इनकी तरफ देख रही थी, कभी वो दोबारा दोबारा बार बार बाढ़ की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ सवाल थे लेकिन शायद वो पूछना नहीं चाहती थी। उन सवालों के उत्तर तो पता थे, लेकिन शायद वो उत्तर सच थे भी या नहीं, उसको लेकर असमंजस थी उसके मन में। हालांकि जब फोटो वो खींची थी उसमें वो बाढ़ भी नजर आई थी, लेकिन इस तरीके से डिटेलिंग नहीं थी जो वो आज असल में लाइफ में देख रही थी। खैर, गाड़ी अब बिल्कुल सामने पहुंचती है उस फार्म हाउस के। अब सवाल तो थे, लेकिन अभी वो पूछने का समय नहीं था शायद। अंदर जाते हैं, काफी अच्छे तरीके से फार्म हाउस को सजाया जाता है। नए मालिक थे, अच्छे कमरे थे, साफ सुथरे कमरे थे, हवादार थे, लेकिन जैसे ही खिड़कियां खुलती थी सामने नजर आती थी कंटीली तारें और उसके पीछे खिलखिलाते हुए खेत। अब रात का समय हो चुका था। शुभेंदु बड़े खुश थे, वो बस तारीफें ही किए जा रहे थे, लेकिन शायद उनकी पत्नी कुछ और ही सोच रही थी। वो बस सर झुकाकर बैठी हुई थी और बैठे बैठे एक बात बोल देती है कि ये बाड़ों का जो सिस्टम है, बाड़ मुझे सिस्टम नहीं समझ लग रहा, इतना भी क्या। मान लिया छोटी मोटी कोई कंटीली तार लगा दी जाती है, आपने सच में कंफर्म किया था ना कि कहीं कोई और मामला तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैंने और लोगों से भी पूछा है, वो भी यही कहते हैं कि हाँ, मालिक ने जानवरों की वजह से लगाया था। कई बार कोई दिमाग में ये भी बात चलती है कि भाई फार्म हाउस है, अभी यहाँ पर आप खुद सोचो ना कि दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, सिर्फ हम है। और अगर कोई चोर लुटेरा यहाँ पर धावा बोल दे तो हम किसकी मदद लेंगे? लैंडलाइन फोन है, अगर फोन करेंगे भी तो कम से कम किसी को आने में आधा एक घंटा लगेगा। तो मानो आधे एक घंटे में क्या क्या नहीं हो सकता, और इसका सबूत मैं तुम्हें दूं? वो कहती है कैसे? वो जाते हैं उसको तहखाने में लेकर दिखाते हैं कि ये देख, तहखाना भी बनाया है, अरे सारी तैयारियां की गई है, चिंता मत कर। खैर, अब ये जब तसल्ली इनको थोड़ी सी होती है, अब रात काफी हो चुकी थी और इनकी वाइफ सो चुकी थी, ये कोई किताब पढ़ रहे थे, और अचानक से कुछ आवाजें जो है वो तेज होना शुरू हो जाती हैं। वो आवाजें थी आसपास के जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, कीड़े पतंगे होते हैं, जो आमतौर पर रोशनी में इधर उधर मंडराते रहते हैं। वो आवाजें इतनी तेज हो चुकी थी कि जो उनकी वाइफ थी उनकी जाग खुल गई और वो काफी इरिटेट हो रही थी, लेकिन कहते हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, अब रोशनी थोड़ा बुझा सकते हैं बाहर की। लेकिन वो कहती है नहीं नहीं, आप ऐसा करो, रोशनी बुझा दो, मुझे काफी डिस्टरबेंस हो रही है। लेकिन ये इस बात को दरनिकार करते हैं। हालांकि इनको उस आवाजों से इतनी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। कुछ समय बाद शायद उनकी वाइफ को दोबारा नींद आ जाती है, लेकिन अब कुछ और आवाजें थी जो आने लग पड़ी थी, और ये आवाजें निश्चित तौर पर उन कीट पतंगों की नहीं थी। ये आवाजें आ रही थी खेत के अंदर से, इतनी ऊंची आवाजें जैसे कोई खेत के अंदर हल्ला गुल्ला कर रहा है, बड़ी तेजी से इधर उधर भागे जा रहा है। ये दहल उठते हैं, इनको लगता है कि अरे कुछ जानवर आ गया। लेकिन अगर कोई जानवर आता तो वो कम से कम एक बार तो रोर करता, कोई बड़ा जानवर होता है अपनी आवाज तो निकालता। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई खेत के अंदर बड़ी तेज भागे जा रहा है और इनके फार्म हाउस के गोल 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 चक्कर लगा रहा है। कभी उनको इस तरफ से आवाज आती, सामने से आवाज आती, इस तरफ से आवाज आती, जो कि काफी अजीब थी। अब ये सोचते हैं कि भाई ये कौन सी नई समस्या है, अपनी पत्नी को उठाना सही नहीं समझते। कुल मिला के इनके घर में दूसरा एक मेल इनका बच्चा था, जो किसी काम का फिलहाल के तौर पर तो नहीं आ सकता था, यही थे। ये अपनी शॉटगन को उठाते हैं और धीरे धीरे घर के बाहर जाने लग पड़ते हैं। जैसे ही फार्म हाउस से बाहर निकलते हैं, घनघोर सन्नाटा था। हाँ, जो लाइट चल रही थी उसके आसपास कीट पतंगे थे, अब उनके शोर को वो सुन पा रहे थे, लेकिन उस भयानक शोर से ये कहीं ज्यादा बेहतर लग रहा था। ये इधर उधर देख रहे थे, आवाज तो इनको आ रही थी, लेकिन पास के घनघोर अंधेरे में इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। टॉर्च इन्होंने ली थी, जिस तरफ आवाज आती जल्दी से टॉर्च उस तरफ करते, लेकिन इनको कोई नजर नहीं आता। अब ये आवाजें लगा रहे थे कि हो सकता है जानवर के अलावा कोई और ना हो, तो ये बार बार ऊंची ऊंची चिल्ला रहे थे, कौन है, कौन है, जो भी है भाग जाओ, मेरे पास हथियार है, कहीं ऐसा ना हो तुम हत्थे चढ़ जाना।
लेकिन वो आवाजें धीरे 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 पास आती जा रही थी। अजीब, बहुत अजीब लग रहा था, डर भी लग रहा था, लेकिन एक सुकून भी था। आज शायद इन्हें उस जंगले की कीमत पता लग रही थी कि क्यों वो जंगला बना है, क्योंकि कोई भी मुसीबत थी उस खेतों के पार, उसके और इनके बीच में उस जंगले का फर्क था बस, जिसकी वजह से शायद इनको डर तो लग रहा था, लेकिन जैसा मैंने कहा सुकून था, तसल्ली थी। अचानक से वो आवाज जब बिल्कुल पास आना शुरू होती है, ये अपनी शॉटगन तान लेते हैं, लेकिन साथ में एक बार टॉर्च से देखते हैं। ये देखते हैं कुछ जानवर जैसा नजर आ रहा है, कुछ चीज दूर नीचे जानवर की तरह बैठी, लेकिन जैसे ही वो सर ऊपर उठाती है, चमकती आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। शुरू में तो उनको लगता है जानवर है, लेकिन वो जानवर जैसा दिख तो नहीं रहा था, इंसान जैसा दिख रहा था। और वो इनकी तरफ बढ़ना शुरू करता है। इनका दिमाग ज्यादा काम नहीं करता और ये जल्दी से फायर करते हैं। वो जब फायर करते हैं, उसकी नली थी जो शॉटगन की, वो उस जंगले के बीच में थी, यानी कि वो लोहे की दीवार को थोड़ा सा पार करके आगे आई थी, जिसकी वजह से शॉट परफेक्ट जाती है और शर्रे उठते हैं शॉटगन के, और एक आवाज आती है गुर्राने की। हालांकि जितनी इंटेंस फायर थी उस हिसाब से तो कोई भी जो सामने चीज होती, चाहे वो जानवर चाहे वो इंसान, उसका बहुत ज्यादा जख्मी होना, मरना लाजमी था। दोनों में से एक काम तो सही। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर इंसान मरे बिना जख्मी होता तो वो वहीं पर ढेर कम से कम हो जाता, उससे उठा ना जाता, लेकिन जो भी वो चीज थी वो धीरे धीरे दूर जाना शुरू कर देती है। अब उसकी स्पीड तो थोड़ी सी कम थी, लेकिन वो हिल पा रही थी, दूर जा पा रही थी। जो चीज डरा रही थी शुभेंदु को, क्योंकि इस वार से कोई भी चीज हिल तो नहीं सकती, कम से कम इनकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि टॉर्च की रोशनी में भी चीज वो धीरे धीरे आंखों से ओझल हो चुकी थी। ये सोच रहे थे, क्या सच में कोई वो जानवर है, क्या सच में कोई वो इंसान है, या फिर कुछ और तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, उसको कुछ और क्या होगा। इतने में इनकी पत्नी नौकरानी बाहर आ जाती है, क्योंकि शॉटगन का साउंड था। ना ही सिर्फ उस घर में, बल्कि कुछ किलोमीटर दूर तक तो आवाज सुनाई दे ही होगी, लेकिन जहां सबसे ज्यादा आवाज सुनाई दे रही थी वो तो इनका फार्म हाउस ही था। इसलिए जल्दी से वो डरते हुए बाहर आती है, पूछते क्या हुआ, क्यों फायर किया आपने, जानवर था कोई। और ये झूठ बोलते हुए कहते हाँ हाँ, मुझे ना एक ये कुछ ना सुअर, जंगली सुअर जैसा जानवर था, इसलिए तो उन्होंने बाढ़ लगाई है ना। देखो, अगर वो अंदर आ जाता फार्म हाउस के तो उत्पात मचाता। पक्का जंगली सुअर ही था? हाँ, जंगली सुअर ही था, सच कह रहा हूँ। ठीक है, तो फिर अब चलो अंदर, क्योंकि उनके चेहरे की रौनक कुछ और ही बयां कर रही थी। रंग पीला पड़ा हुआ था डर के मारे। अब तो जब ये वापस जा रहे थे तो उस एनर्जी में नहीं जा रहे थे वापस, जिस एनर्जी से ये बाहर की तरफ आए थे। इसलिए शक्ल कुछ और बयां कर रही थी, चाल कुछ और बयां कर रही थी। इसलिए इनकी पत्नी को भी कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो पहर ही कुछ ऐसा था, रात का सन्नाटा, डर, आसपास का माहौल, कि इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी पत्नी की कि कुछ ज्यादा बोल पाए। और उसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी, उनके बच्चे की इस फार्म हाउस में पहली और आखिरी रात थी, क्योंकि उसके बाद कभी भी इनकी पत्नी और इनका बच्चा इस फार्म हाउस में नहीं आए। वो शायद डर चुके थे, या उनको यहाँ का वातावरण कुछ अजीब लगा। हालांकि ये तो इनको भी लगा था, लेकिन इनके शौक, जैसे कोई चीज पसंद आ जाए तो उसमें कुछ खोट भी हो तो इंसान उसको दरकिनार कर देता है। यही चीज करने वाले थे शुभेंदु। अब जो उस मालिक का काम था वही काम था शुभेंदु का, यानी कि हफ्ते 10 दिन में एक बार दिन के समय में सफाई करने के लिए भेज देना। और फसल अब उस मुकाम तक पहुंच चुकी थी कि वो पकनी शुरू हो चुकी थी, और कुछ ही महीनों बाद अब वो कटनी थी, जिसका शुभेंदु को बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि शुभेंदु के कुछ प्लान थे, उसने भी सोचा था कि कुछ मैं फसल उगाऊंगा, लेकिन किसी और तरीके की, तो बस जल्दी से फसल कटे, पूरी तरीके से जमीन पर मालिकाना हक मेरा हो, तो उसके बाद फिर मैं अच्छे तरीके से चीजों को देखूंगा कि आखिर यहाँ पर आता कौन है। अब ये एक बार प्रोग्राम बनाते हैं
उस फार्म हाउस में फिर से जाने का। ये उनकी इतने महीनों में दूसरी रात थी, लेकिन आज ये अकेले थे। इनको कभी भी अपने दूसरे फार्म हाउसेस में, दूसरी प्रॉपर्टी में अकेले रहने का कभी डर नहीं लगा। उस दिन भी ये डरे तो थे, लेकिन परिवार के साथ होने की वजह से शायद वो डर जाता रहा। लेकिन आज जैसे जैसे रात हो रही थी, ये अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच रहे थे कि इनको रुकना चाहिए या फिर चले जाना चाहिए। लेकिन घर तो काफी दूर था और यहाँ से भी आबादी काफी दूर थी, तो अब जाने का तो कोई सवाल था नहीं। अपनी 2-3 किताबें ये लेकर आए थे। ये सोच रहे थे कि रात सोना है नहीं, रात को पढ़ के निकालूंगा, दिन के समय में कुछ घंटे सोऊंगा, फिर निकल जाऊंगा। कुछ समय बाद रात हो जाती है और ये अब किताब पढ़ रहे थे। रात का जब आखिरी पहर चल रहा होता है, उस समय फिर से कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। ये आवाजें आज पहले से कुछ ज्यादा थी, जैसे कोई एक नहीं कई लोग हैं जो आसपास खेतों में घूम रहे हैं। जब ये आवाज सुनते हैं, इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, क्योंकि भाई फसल अब पकने को तैयार थी और अगर इतने लोग खेतों में हैं या कोई इतने जानवर खेतों में हैं तो निश्चित तौर पर ये इस फसल को बर्बाद कर देंगे। हालांकि ये फसल इनकी तो नहीं थी, उस मालिक की थी, लेकिन चिंता तो होती है। कुछ देर तक ये चीजों को इग्नोर करते हैं, खिड़कियां खोलकर टॉर्च मारकर आसपास देखते हैं, लेकिन खेतों में बड़ी बड़ी फसल में कोई भी इनको नजर नहीं आ रहा था। 1-2 बार ऊंची सी आवाज लगाते हैं कि हथियार है मेरे पास, अगर कोई चोर लुटेरा है तो बातों का ध्यान रख ले कि इस जंगले को पार नहीं कर पाओगे, खामोखा पास आए तो मेरी गोली का शिकार बनोगे, जैसे तुम्हारा कोई दोस्त बना होगा जो कुछ महीने पहले भाग गया था। पता नहीं वो जिंदा है भी नहीं, तुम अच्छे तरीके से जानते हो। ये कहकर ये खिड़की बंद करते हैं और फिर से अपनी किताब पढ़नी शुरू कर देते हैं, लेकिन वो आसपास का जो शोर था वो अब इनको चैन से किताब पढ़ने नहीं दे रहा था। इसलिए अब ये इरिटेट होकर अपनी बंदूक शॉटगन उठाते हैं और बाहर की तरफ चल देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि खेतों के तरफ से आने वाला जो शोर था, अजीब से तरीके की पैरों के चलने की आवाज थी, उससे इनको डर तो लग रहा था, लेकिन एक सुकून भी था कि उनके और उस आवाज के बीच में एक जंगला है, बड़ा सा मोटा सा जंगला है जो किसी भी खतरे को आने से रोकेगा। लेकिन क्या हो अगर वो जंगला हो ही ना? क्या हो कि उस बात को दरकिनार कर दिया जाए जो बात इनको उस मालिक ने बोली थी कि रात के समय में इस जंगले को गलती से भी क्रॉस मत करना। अब ये उन चीजों को लेकर इतना इरिटेट हो चुके थे, उन आवाजों को लेकर इतना परेशान हो चुके थे कि शायद ये मर्यादा लांघ देते हैं, उस जंगले को लांघ देते हैं। ये कॉरिडोर के पास पास चलते जा रहे थे, फिर वो मेन गेट पर पहुंचते हैं, उसको खोलते हैं और अब वो खेतों के अंदर एंटर हो चुके थे। अब जहां से आवाज आ रही थी, बिना कुछ सोचे समझे ये फायर खोलते हैं और उनको एक आवाज आती है चीख की। निशाना बिल्कुल ठिकाने पे लगा था। आवाज एक थी, उस आवाज से कोई और आसपास हलचल नहीं हुई, तो इनको महसूस हुआ कि शायद कोई एक ही है, लेकिन ये बाकी आवाज है, हो सकता है छोटे मोटे जानवर हो, लेकिन ये है कौन? ये आवाज लगा रहे थे कि अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, भागना मत, अगर भागे तो फिर से फायर करूंगा, जिंदा नहीं बच पाओगे। लेकिन जो वो चीज थी वो धीरे धीरे अब खेतों से दूसरी तरफ जाने लग पड़ी। अब ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, उसके पीछे डर इनका खत्म हो चला था। हाथों में हथियार इनको एक अजीब से तरीके की ताकत दे रहा था, लेकिन हथियार काम आते हैं इंसानों के खिलाफ, जानवरों के खिलाफ। इस खेत में कुछ ऐसी चीजें थी जिन पर ये इतने कारगर नहीं होने वाले थे, इसलिए शायद ये बात इनको फिलहाल के तौर पर तो नहीं पता थी। अब ये खेतों के बिल्कुल अंदर जाते जा रहे थे। शायद वो प्रेत यही तो चाहते थे, वो शैतान यही तो चाहते थे। बड़े बड़े खेत होने की वजह से इनकी मूवमेंट भी स्लो थी और जो वो चीज थी उसकी मूवमेंट भी स्लो थी। लेकिन एक बात ये नोट करते हैं जाते जाते, ये जब टॉर्च मार रहे थे, जो
इनके हिसाब से खून होना चाहिए था, वो खून बड़ा अजीब से तरीके का था। लाल रंग का तो बिल्कुल नहीं था, कुछ चिपचिपी सी चीज थी, थूक जैसी, जैसे खून ना गिर रहा हो, थूक गिर रहा हो। लेकिन अब ये पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वो आवाज अब इनको आनी बंद हो जाती है। लेकिन कैसे? अगर वो इंसान मरा भी होगा तो उसी दिशा में जिस दिशा में ये उनका पीछा कर रहे थे मरा होगा, वहां पर तो कुछ नहीं था। ये जाल में फंस चुके थे। ये उसके पीछे आते आते अपने खेतों की हद को भी पार कर चुके थे। जो इनकी जमीन की हद थी, कोई दूसरे खेत आगे शुरू हो चुके थे और वो हद को भी पार कर चुके थे। अब एक आती है खुली जगह। ये हैरान होते हैं देख के। हालांकि इनके वो प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये जमीन इतनी अजीब सी क्यों है, यहाँ पर इतनी बदबू क्यों आ रही है। अब ये बड़े ध्यान से आसपास देख रहे थे, टॉर्च लगा के देख रहे थे। इनको कुछ हड्डियां नजर आ रही थी। शुरू शुरू में वो हड्डियां देखने पर जानवरों की प्रतीत हो रही थी। अब वो हड्डियों की तरफ जाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हड्डियों के ट्रेल्स देखना शुरू करते हैं। इनको विश्वास हो चला था कि जो भी यहाँ पर रहता है, या तो वो कोई खूंखार जानवर है, या तो फिर वो कोई एक ऐसा इंसान है जो रात के समय में जानवरों को शिकार करता है। लेकिन अचानक से उनका ध्यान एक नर मुंड पर जाता है। आसपास जो हड्डियां पड़ी थी वो भी किसी इंसान की हड्डियां लग रही थी। अब ये देखते हैं तो इनकी रूह तक कांप जाती है। हालांकि इनके दिमाग में कोई और ख्याल नहीं आता, लेकिन ये आता है कि यहाँ पर आदमखोर जानवर, किसी शेर, चीते या कुछ और आदमखोर जानवर का काम तो नहीं है। इंसान तो वो ही खा सकता है, दूसरा इंसान तो नहीं खा सकता। अब इनका मन कर रहा था कि मैं वापस जाऊं, लेकिन इनको इस चीज का विश्वास हो चला था कि जो भी वो चीज है एक ही, और वो घायल है। अगर मैं आज उसको दबोच लेता हूं तो निश्चित तौर पर मेरा जो फार्म हाउस है वो बिल्कुल सेफ हो जाएगा। इसलिए वो इस मौके को कभी भी किसी भी हालत में वेस्ट नहीं होने देना चाहते थे। अब वो थोड़ी सी आगे जाते हैं और देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि आगे कुछ ऐसा था जिसकी इन्होंने उम्मीद नहीं की थी। एक पुराना कब्रिस्तान, कब्रें बनी थी, टूटी फूटी कब्रें, जैसे किसी जमाने में इस कब्रिस्तान में लोग मुर्दे दबाने आते हो, लेकिन कई सदियों से शायद अब यहाँ पर कोई आया नहीं। अब कुछ आगे उसको हिलने की आवाज सुनाई देती है, जैसे मानो कोई हिल रहा है। ये जल्दी से उस तरफ बंदूक तानते हैं और बोलते हैं, अगर कोई भी इंसान है तो मेरी बात सुन ले, एक फायर और तेरी जान गई। अगर बचना है तो वैसे ही पड़ा रहा, मैं तेरे पास आ रहा हूं, कोई हिलजुल मत करना, अगर हिलजुल की तो साथ के साथ ही मरेगा। धीरे धीरे टॉर्च लेकर वो बढ़ते जा रहे थे और देख रहे थे जमीन पर इंसान नुमा कोई चीज उल्टी पड़ी हुई थी, लेकिन वो कुछ अजीब सी लग रही थी। उसके बड़े बड़े बाल ऐसे लग रहे थे कि जैसे चिंपैंजी है, लेकिन ये सोच रहे थे कि भाई कोई 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 है, वो तो नहीं है भाई, जैसे वो ट्राइबल कुछ, मतलब कोई बहुत घनघोर जंगलों में रहने वाला, क्योंकि कुछ ही दूरी पर जंगल शुरू हो जाते थे। कहीं ये वहां पर तो नहीं रहता, कुछ ऐसा तो नहीं आदमी। इसके बड़े बड़े बाल तो इसी बात का इशारा कर रहे हैं। अब वो उल्टा पड़ा हुआ था और कुछ घाव उसके नजर आ रहे थे, जो निश्चित तौर पर शॉटगन के थे। छर्रे उड़े थे, कुछ घाव थे वहां पर। अब ये उसके पास जाते हैं। वो इंसान की हिलजुल बंद हो चुकी थी। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ तो उसने शुभेंदु की बात को मान लिया है, या तो फिर शुभेंदु की गोलियों का शिकार हो चुका है। अभी उसको टांग मारते हैं, अरे जिंदा है? अगर जिंदा है तो अब हिल सकता तुम आराम से, क्योंकि फिर तुझे मैं हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, देखता हूँ तो है क्या। लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। अरे मुड़ ना, गुस्से से कहते हैं। जैसे ही वो कहते हैं वो धीरे धीरे हिलना शुरू करता है, और जैसे ही वो मुड़ता है शुभेंदु पछताते हैं कि मैंने उसको मुड़ने के लिए कहा क्यों, क्योंकि जो चेहरा कहना बेईमानी होगी, चेहरे के नाम पर पीला हुआ मांस था, जो कम से कम इस बात की गवाही दे रहा था कि अब जो शुभेंदु के सामने है वो कोई और नहीं बल्कि कोई प्रेत है या फिर जिंदा लाश है। शुभेंदु की तो चीख निकल जाती है। जो कुछ समय पहले
बंदूक तान कर ऐसे खड़ा था कि उसने विजय प्राप्त की है। वो झटके से नीचे की ओर गिरता है, जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है। शायद वो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था, जो भी वो था, लेकिन अब शुभेंदु अपने आप को संभालता है, अपनी शॉटगन पकड़ता है। उसके पास तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो दोबारा से फायर कर पाता, क्योंकि उसकी जो घुराने की आवाज थी वो ही इस बात का प्रतीक थी कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। लेकिन जैसे ही शुभेंदु भागने की कोशिश करता है, धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि उसके पांव को किसी ने पकड़ा हुआ था। कौन था? क्योंकि वो आदमी तो कुछ दूरी पर था, उसके दोनों हाथ साफ तौर पर नजर आ रहे थे जो उसके साथ थे। तो फिर शुभेंदु के पांव को पकड़ा किसने? जब शुभेंदु नीचे देखता है तो जमीन से एक हाथ निकला हुआ था, एक बड़ा ही भयानक हाथ, मांस के लोथड़े पिघले हुए। शुभेंदु जल्दी से अपनी शॉटगन पकड़ता है, उसको मारना बट शुरू करता है उस पर। वो हाथ का जो पकड़ है, उसकी जो मजबूती से पकड़े थी, कमजोर होती है और शुभेंदु भागता है, क्योंकि उसको समझ आ चुका था कि वो बड़ी ही मुसीबत में फंस चुका है। उसको उस मालिक की बात मान लेनी चाहिए थी, उसको नहीं जाना चाहिए था खेतों की तरफ। एक बात वो नोट कर रहा है कि जो भी उसके पीछे चल रहा है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम है, लेकिन आवाजें अब कुछ ज्यादा हो रही हैं। वो एक बार जब पीछे घूम के देखता है तो उसको जमीन से कुछ लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे थे धीरे धीरे, और कुछ समय बाद उसको अपने पीछे जिंदा लाशें दिखाई दे रही थी। मानो शुभेंदु ने गलती से कुछ जागृत कर दिया है जो उसको हरगिज तौर पर नहीं करना चाहिए था। शुभेंदु जैसे तैसे करके अपने फार्म हाउस पहुंचता है। एक गलती कर बैठता है, दरवाजा नहीं बंद करता। ये खुला निमंत्रण था उन जिंदा लाशों को जो उसका धीरे धीरे पीछा कर रही थी। शायद उनको पता था कि शिकार तो मुट्ठी में आ चुका है। शुभेंदु जल्दी से फार्म हाउस में जाता है, फोन पकड़ता है, लैंडलाइन और मालिक को करता है। उसकी कंपकपाती हुई आवाज ये साफ तौर पर बता चुकी थी मालिक को कि कांड हो गया है। मालिक कहता है, अरे बाहर तो नहीं निकले? अरे अरे भाई मैं गलती से निकल गया। अरे पागल, तुझे कहा था ना नहीं निकलना, क्या देखा? शुभेंदु सब कुछ बताता है कि यार मुर्दे हैं वो, मैंने तुझे कहा था ना बाहर नहीं निकलना। अब एक बचने का तरीका है, जो चीज तुझे अजीब लग रही थी आज वही चीज तुझे बचाएगी। जल्दी से जल्दी फोन काट और नीचे जा, तहखाने में जा। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना, जितने लोग हैं सब लगा देना, एक लोग भी नहीं रहना चाहिए कम, क्योंकि जो तेरे पीछे आ रहे हैं जब तक रात खत्म नहीं होगी समझ ले वो तेरी मौत है। वो तुझ पर कहर बनकर टूटेंगे, तेरी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। वो तहखाना और उसका दरवाजा ही तुझे बचा सकता है। इसलिए इतना मजबूत, इतना भारी और इतना लोग मैंने लगवाए थे कि अगर उनकी सेना भी आ जाए तो उसको खोल नहीं पाएंगे। जल्दी से छुप जा, और जो मर्जी हो, सुबह होने से पहले गलती से भी उस दरवाजे को मत खोलना। जब आवाजें आनी बंद होंगी, सुबह होगी, तब उस दरवाजे को खोलना। अरे तू खोलना ही मत, खोलना ही मत। मैं दरवाजा आके खटखटाऊंगा, जैसे ही सुबह होगी मैं चल पड़ूंगा। अभी तो मैं भी नहीं आऊंगा, और फिर आके मैं खटखटाऊंगा उस दरवाजे को, फिर खोलना। तब तक नहीं, ध्यान रखना, घड़ी है ना साथ में? हाँ है। सुबह होने का इंतजार करना। जल्दी सब फोन काट और जल्दी से भाग जा, कहीं उनको तेरी खुशबू ना आ जाए। और अगर वो तेरे पीछे आ गए तो समझ ले आज के रात का खाना तू ही बनेगा उनका। ये जल्दी से भागते हैं क्योंकि वो आवाजें अब धीरे धीरे पास आती जा रही थी और इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि वो दरवाजा खुला छोड़ आए हैं। अब ये भागते भागते तहखाने में पहुंच जाते हैं, और जितना रात का समय बचा था वो अब इनको बिताना था। उस खूंखार आवाजों में खटखटाने की आवाज बार बार आती जा रही थी, मानो ऐसे लग रहा था कि वो इस लोहे की चादर को फाड़ कर इनके पास पहुंच जाएंगे और फिर वो सब मिलकर इनके शरीर के एक एक टुकड़े को अपना निवाला बनाएंगे। ये डर के मारे कपकपाए जा रहे थे और कोस रहे थे उस वक्त को, जिस वक्त इन्होंने
उस हद को पार किया जो हद बनाई गई थी और जिस हद को पार करने के लिए साफ तौर पर मना किया गया था। लेकिन इनकी एक बेवकूफी बहुत भारी पड़ रही थी। कुछ समय बाद कब इनको नींद आ जाती है डर के मारे, या कह सकते हैं बेहोश हो जाते हैं, पता नहीं लगता। और अब दरवाजे के खटखटाने की आवाज आ रही थी। अचानक से जब इनकी जाग खुलती है, बार बार कोई खटखटा रहा था। ये समय देखते हैं, समय बज चुके थे 11, 11:30। निश्चित तौर पर दिन का समय होगा। अब ये धीरे धीरे पास आते हैं दरवाजे के और आवाज आ रही थी, शुभेंदु मैं हूँ, दरवाजा खोल। अरे इतनी देर से खटखटा रहा हूँ, जल्दी खोल भाई, जल्दी खोल। ये जल्दी से लॉक को खोलना शुरू करते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, वो मालिक तो इनकी शक्ल देखकर हैरान रह जाता है, मानो जैसे काटो तो खून नहीं। और जब ये अपने फार्म हाउस की शक्ल देखते हैं तो पहचाना नहीं जा रहा था, मानो मुर्दों ने, जिंदा लाशों ने सारी रात यहाँ पर तांडव किया है। साफ तौर पर देखने में लग रहा था। अब ये नजरें झुकाए थे, लेकिन गुस्सा इनको भी था। ये कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मालिक कहता है क्या बताता तुम्हें? जहां पर तुम गए हो क्या वो हमारी जमीन थी? इनका सर झुका हुआ था, क्योंकि गए तो वो किसी बेगानी जमीन में थे। अरे भाई, खेत खलियान है, ऐसी चीजें होती हैं। तुम्हें नहीं पता इतनी जमीनें तुमने ली है। मैंने तुम्हें इसलिए आगाह किया था, इसलिए मैंने ये सारे जंगले बनाए थे कि वो इन जंगलों को पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पछतावा तो था इन्हें, लेकिन वो भी इनकी तकरीबन आखिरी रात थी उस फार्म हाउस में। कुछ समय बाद इन्होंने उस फार्म हाउस को बेच तो दिया, लेकिन इनके मन में एक संशय तो रहता है कि कहीं वो गलती जो इन्होंने की थी और किस्मत से इनकी जान बच चुकी थी, वही गलती कहीं गलती से नया मालिक भी ना करते। अब ये तो उसकी किस्मत है, क्योंकि बताने वाले तो ये भी नहीं थे। क्या बताते कि इस फार्म हाउस के आसपास रात को मुर्दे घूमते हैं, जिंदा लाशें घूमती हैं। कौन मानता? अगर इनको बताया जाता तो क्या ये मानते? हरगिज नहीं। इसलिए इन्होंने जल्दी ही बेचना उसको सही समझा। उम्मीद करता हूँ किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब हम बढ़ते हैं आज के कमेंट ऑफ द डे की ओर। तो आज का कमेंट ऑफ द डे है अनीत कादियान जी का, और ये कहते हैं, भाई जी मैंने भी सभी देखे हैं, कई बार टाइम नहीं लगता तो सैटरडे को चाहे सारी रात जाग के कंप्लीट करूं तो करता हूं। आपके पॉडकास्ट और स्टोरी सुनकर एक अलग ही फील आती है। इसी बहाने आपकी स्टोरी के साथ भगवान का नाम भी लिया जाता है। इसी के सहारे हनुमान चालीसा भी सुन लेता हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि कमेंट ऑफ द डे मैंने क्यों किया है, क्योंकि भाई हॉरर तो चलो एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, ठीक है, उसकी बात मैं समझ में आती है, लेकिन साथ के साथ ही जो मेरा मैसेज होता है वो यही होता है कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करना हो। जैसे अनीत भाई ने कहा कि भगवान का नाम भी लिया जाता है, यही मायने रखता है मेरे लिए कि कोई मेरी कहानियों से शायद कम से कम भगवान का नाम, हालांकि सारे याद करते हैं, लेकिन जो मेरे कहानियों का क्रक्स होता है, मोरल होता है, यही होता है कि आखिर में परमात्मा का नाम ही काम आएगा और आप जितना उनके साथ जुड़े रहेंगे तो इन चीज़ों से उतना दूर रहेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अनीत जी, आप जैसा आपने कहा कि एक तो आप मेरी सारी कहानियां सुनते हैं, तो मेरी जर्नी को भी आपने फॉलो किया होगा कि कैसे धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। क्योंकि कई व्यूअर्स की शिकायत होती है कि भाई आपका ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, तो उन्होंने मेरी पिछली वीडियो शायद नहीं देखी होगी भाई कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ों में इंप्रूव होता रहता है। तो थैंक यू सो मच अनीत जी कमेंट करने के लिए, और आप भी जल्दी से सभी कमेंट कीजिए, क्या पता आपका भी कोई कमेंट ऑफ द डे बन जाए। और जैसा मैंने कहा कि वो कुछ तारीफों वाला सीन नहीं है कि कोई जो अप्रिशिएट करेगा, जिसमें जेन्युइन क्रिटिक होगी और क्रिटिसिज्म या फिर कुछ सजेशन होगी, वो भी साथ के साथ ही इस कमेंट सेक्शन में, कमेंट ऑफ द डे सेक्शन में ऐड किया जाएगा। अब हम कुछ नॉर्मल कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं हमारे व्यूअर्स के, जो कमेंट्स ऑफ द डे तो नहीं है लेकिन कुछ मायने रखते हैं।
अब कमल ग्लोरी है, ये उन्होंने कुछ दिनों से कमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो भी वही रेगुलर व्यूज हैं वो जरूर कमेंट करें, तो कमल ग्लोरी जी भी रेगुलर कमेंट करना शुरू कर चुके हैं। और मैं फिर से कहता हूँ कि भाई इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकियों को भूल गया हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं सबके नाम लूंगा। तो कमल ग्लोरी जी कह रहे हैं गुड लक मेरे भाई, वाहे गुरु हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जरूरत है दुआओं की। इसके अलावा और भी जो कमेंट्स हैं लाइक शिल्पा तिलक शिकारी हैं 1.49, एक जो अभी रिसेंटली पॉडकास्ट आया था कुणाल भाई के साथ। वो कहती हैं बड़ा क्रेजी जोक मार दिया, वाह वाह, लोल, खुद की तो वो भी नहीं हुई अभी तक। आपको कैसे पता कि खुद की मेरी नहीं हुई? कहीं जासूसी तो नहीं कर रही है आप? खैर, जोक्स आर द पार्ट, लेकिन आपका निशाना सही लगा। अब क्या चीज थी खुद जाके देख लेना, जो कुणाल भाई के साथ पॉडकास्ट आया था, द हॉन्टेड ब्राइड। देन एक कमेंट है जो शायद अथॉरिटेरियन है, तो मैं कभी अथॉरिटेरियन को एंटरटेन नहीं करता, वो चाहे सुजेशन में क्यों ना हो, लेकिन पढ़ देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा अभी आपने रिसेंटली कोई पॉडकास्ट सुना होगा जिसमें औरत को लेकर कुछ चीज कही गई है। तो ठीक कहा है आपने, गलत कुछ नहीं करा, क्योंकि ये कुछ है, इनका हैंडल है PU पू करके समथिंग है, I4M जो भी है। कैन यू टेल फीमेल्स एज महिला और स्त्री rather than औरत? बी रिस्पेक्टफुल एट लीस्ट इन योर स्टोरी टेलिंग। आपको कैसे पता कि मैं फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं करता? क्या औरत नाम लेने से ही रिस्पेक्ट होती है, डिसरिस्पेक्ट होती है? महिला कहूंगा, फीमेल कहूंगा। जो आपने पॉडकास्ट सुना होगा, जैसे आजकल एक वो शायद अक्षत गुप्ता है जिन्होंने ये कहा है कि जो औरत है वो बड़ा ही गलत वर्ड है एक फीमेल के लिए। अरब में औरत को, जो औरत का प्राइवेट पार्ट होता है, उसको बोला जाता है, जो सही है। मैंने उसको रिसर्च किया, ठीक है। कुछ चीजें मुंह पर चढ़ी होती है ना, मुंह पर कुछ चीजें चढ़ी होती हैं, अब उनको धीरे धीरे अपने जुबान से निकालने में तो टाइम लगता है, ठीक है। अब आपको कोई मैडम बोलेगा, शायद आपको गुस्सा न लगे, लेकिन अगर आपको आगे से कोई मैडम बोलेगा तो ध्यान रखना मैडम किसको कहा जाता है, गूगल कर लेना, ठीक है। तो ऐसे अथॉरिटेरियन में कभी नहीं होता कि कैन यू प्लीज ऐसा ऐसा। अगर आपको सच में ये लगता है कि मैंने डिसरिस्पेक्ट किया है तो उसके लिए अपोलॉजी। मैं इसको ऐसे कुछ नहीं कहूंगा कि मैंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि कभी मैं ऐसी बात करता नहीं है। आज आपको पता लग गया कि औरत का मतलब क्या होता है, आज आपको उसमें डिसरिस्पेक्ट नजर आनी शुरू हो गई है। लेकिन लेट्स से कि अगर आपको ना पता होता तो फिर भी तो आपको ये लगना था ना कि मैंने औरत कहा है, जो सिंपल। कई लोगों को आपने ही क्यों पिन पॉइंट किया? क्योंकि शायद आपको पता लग गया। तो प्लीज इन चीजों से निकलिए बाहर, अपने दिमाग को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, सोच को बड़ा कीजिए, दिमाग तो होता ही है। ये कुछ कमेंट्स थे जिनको मैं करना चाहता था ऐड, और इसके अलावा करिए, कमेंट्स करिए दबाकर, फीडबैक दीजिए कैसी लगी आपको आज की कहानी। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं छोटी सी इसके रिगार्डिंग जो हमारा मेंबरशिप है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस महीने में काफ़ी अच्छा मेंबर्स का रिस्पॉन्स रहा, नए वीडियोस भी आए, उसकी वजह से मेंबर्स भी ऐड हुए, और अब हम 50 के मार्क से सिर्फ 3-4 दूर हैं। तो जल्दी से आज की वीडियो में उनका आंकड़ा भी पार कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए पूरी। और नई वीडियो कल या परसों के बीच में आ जाएगी जल्दी से जल्दी, और वो भी काफ़ी खतरनाक होगी। तो देखिए, सरप्राइज है क्या होगा कहानी में। मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको सुनने को मिलेगा कहानियों का जखीरा, जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं होगा। चाहे वो लाल साड़ी वाली चुड़ैल हो, या फिर अभी रिसेंटली जो हुआ है अपलोड लुधियाने की वो खूंखार चुड़ैल, या फिर बच्चों का कब्रिस्तान, मुर्दों की ट्रेन हो, ऐसा जंगल जहां पर आज भी भूतों की बारात होती है, या फिर एक ऐसी टैक्सी, या कह सकते हैं एक ऐसा सफर एक महिला का, एक लड़की का, जो शायद कभी खत्म ना हुआ हो। कुल मिला के 10 कहानियां अभी तक मेंबरशिप्स में ऐड हो चुकी हैं, और ये सफर रुकेगा नहीं। लेकिन इस सफर के चलते रहने के लिए, सफर के जारी रहने के लिए नेचुरली बात है, फ्यूल तो लगेगा, और वो फ्यूल है आपकी सपोर्ट, जो शायद आपके लिए तो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन एक एक मेंबर जब बढ़ता है तो मेरी मोटिवेशन स्काई हो जाती है। क्योंकि अगर मुझे लोग पैसे खर्च के सुन रहे हैं
तो खुद सोचिए कितना मोटिवेट होऊंगा मैं, और यही मोटिवेशन मुझे मजबूर करती है कि मैं रोज के रोज कंटेंट लेकर आऊं। हालांकि इससे मेंबरशिप का मतलब ये नहीं है कि अगर आप मेंबरशिप नहीं लोगे रेगुलर कंटेंट तो मिलता रहेगा, लेकिन कुछ हटके सुनना है। और वहां पर मेरा सुनाने का तरीका एक ऐसा होता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, लेकिन वहां पर एक कैजुअल तरीके में बात होती है, जैसे मैं आपके सामने ही बैठकर बात कर रहा हूँ। तो जल्दी से उसको आप ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं पे विराम लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको किस्सा पसंद आया होगा और सारे आपने काम कर दिए होंगे जो मैंने कहा, यानी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये वो जो भी है। तो मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।